हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि बिफोर आई कंप्लीट 30 डेज ऑफ माय दिस सीरीज, so please make sure that I reach a bare minimum of the subscriber count and a bare minimum of the likes that I get on my videos and also the comments and shares everything. Okay, तो आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए, इससे मेरी वीडियोस की रीच बढ़ेगी ताकि मेरे को भी थोड़ा ऐसा फील हो कि हाँ, इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट, आई शुड कंटिन्यू विद what I do because there's a lot of hard work involved in it, a lot of hard work and या दैट्स इट। और अगर आपने मेरी 11th अगस्त की वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप प्लीज देखिए क्योंकि वो देखनी वीडियो बहुत जरूरी है, वो भी पूरी फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, बिकॉज इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या है, जब प्रेसिडेंट किसी भी एक अथॉरिटी को ऐसे अपॉइंट करती है, क्या डिफरेंस है रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी बेल में, और बहुत सारी चीज़ें जैसा कि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें कि आउटब्रेक, एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक, इन सब में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज आई गारंटी यू विल लर्न अ लॉट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एवरीथिंग। और बस यही, और आज की वीडियो इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं बहुत सारे इशूज़ मैं आपको बता देती हूँ किस तरह के इशूज़ मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि आज ट्रिपल तलाक के ऊपर भी एक आर्टिकल आया है, तो मैं ट्रिपल तलाक के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सब कुछ, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं उसको बैन करने के और फॉर अगेंस्ट, सब कुछ डिस्कस करूंगी। और साथ में मैं आज कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो रेगुलेशंस हैं वो भी आज डिस्कस करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं आज नागा इशू को भी बहुत बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी कि एक्चुअल में है क्या। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी समझाया है लेकिन आज फिर से समझाऊंगी बहुत ही डिटेल में। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो एडिटोरियल्स और जो FAQ सेक्शन है वो मैं एंड में डिस्कस करूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so the first article is कोलंबो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज वेसल। अब देखिए, ये आर्टिकल की एक कर्सरी रीडिंग देने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स बताना चाहूंगी, इवेंट्स बताना चाहूंगी कि कैसे ये पूरा चाइना का वेसल का अराइवल हम्बनटोटा पोर्ट पे अभी तक इस इशू का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, क्या इंडिया के एप्रीहेंशंस रहे हैं, क्या चाइनीज एप्रीहेंशंस रहे हैं, सब कुछ। तो ओके, फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले क्या हुआ, एक जो चाइनीज वेसल है जिसे चाइना कहती है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेसल है, या चाइना कहती है स्पेस एंड सैटेलाइट वेसल है, जिसका नाम है युआन वांग 5। ठीक है, इसको जब हम्बनटोटा, यानी कि जो चाइना का सदर्न पोर्ट है हम्बनटोटा, जिसको उन्होंने लीज पे भी दिया हुआ है श्रीलंका ने चाइना को, तो श्रीलंका ने अलाउ किया कि मतलब अलाउ किया कि आप हमारे हम्बनटोटा पोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए रुक सकते हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन ये जब पता है ये सब कब हो रहा था, जब श्रीलंका में पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस इवॉल्व हो रहा था। ये जुलाई की बात है। जुलाई में आपको पता है वो सब कुछ हो रहा था, जैसे गोताबाया रजपक्सा का भागना, एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल तो वैक्यूम क्रिएट हो चुका था। तो अभी तक ये भी वो नहीं है, किसी के माइंड में क्लियर नहीं है कि ये जो अप्रूवल दिया गया वो कब दिया, किसने दिया, और किन हालातों में दिया गया, किसी को नहीं पता क्योंकि उस टाइम पे तो कोई अथॉरिटी के ऐसे डिसीजंस लिए ही नहीं जा रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। फिर सेकंड फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, फिर क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि वी आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग एंड वॉचिंग everything that is happening there, everything, we are very closely monitoring everything
और हम बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये एक्चुअल में एक सर्वेलेंस वेसल है। आप इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेसल का नाम देके प्लीज़ अपने उसको कम मत करिए। वी आर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर गोताबाया राजापाक्सा की गवर्नमेंट चली गई, वो चले गए सिंगापुर, फिर मालदीव्स, जहाँ भी वो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट के रूप में रनिल विक्रम सिंह जी। अब देखिए, जब से इनका इकोनॉमिक क्राइसिस इवॉल्व हो रहा है, जनवरी से लेके अभी तक इंडिया ने इनको इतना ज़्यादा एड एंड असिस्टेंस दिया है और बहुत मदद की है सच में। तो रनिल विक्रम सिंह जी ने एक थैंक्स स्पीच भी दी अपने, जब वो पहली बार आए, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं अपने बिहाफ पे और श्रीलंका के लोगों के बिहाफ पे भारत और भारत के लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी हर आज तक की बुरी स्थिति में उन्होंने हमारी मदद की है। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, अब देखिए, इतना कुछ हो रहा था, चाइना डिडंट से इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट इट, है ना। चाइना तो नहीं खड़ी थी, उन्होंने तो बस कुछ बोल दिया, बस साइलेंट ऑन द इशू, उन्होंने कोई मदद नहीं की। वो तो डेट ट्रैप पॉलिसी में ऑलरेडी, ये सब कुछ डेट ट्रैप पॉलिसी की वजह से हुआ है, जो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस का इशू है। तो उन्होंने जब कुछ बोला ही नहीं, जब रनिल विक्रम सिंह जी और श्रीलंका को भी दिख रहा है इंडिया हमारे साथ खड़ा है, श्रीलंका हमारे साथ नहीं खड़ा, तो रनिल विक्रम सिंह जी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, है ना, कि हमें इंडिया का साथ देना ही पड़ेगा। अगर ये इंडिया का कंसर्न है कि चाइनीज वेसल हमारे यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए ना रुके, तो क्या हुआ फिर, फोर्थ फैक्ट ये है कि फिर डेफर की गई इस अराइवल को। मतलब जो श्रीलंकन अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि वी डेफर दिस विजिट टिल फर्दर कंसल्टेशंस। देखिए, आप इसको पूरी तरह से भी कह सकते थे कि हाँ, हम नहीं अलाउ करते, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट पे नहीं आ सकती चाइनीज वेसल, लेकिन उन्होंने क्या बोला, यहाँ भी गुंजाइश थी टिल फर्दर कंसल्टेशंस, कि हाँ दोबारा अलाउ किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, फिर फिफ्थ फैक्ट ये है कि चाइना ने एक स्टेटमेंट दी। चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वांग याई, आपको पता होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया शुडंट इंटरफेयर इन द नॉर्मल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड श्रीलंका। सो उनको ये लगा एक नॉर्मल रिलेशन है चाइना और श्रीलंका के बीच में, जिसमें इंडिया को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अब सिक्स्थ फैक्ट आज का ये है कि कोलंबो ने फाइनली अप्रूवल दे दिया कि चाइनीज वेसल आ सकती है अगस्त 16 को हम्बनटोटा पोर्ट पे। पहले अगस्त 11 को आने वाली थी, लेकिन अब अगस्त 16 को आए, और वो जो भी उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह उनके लिए वहाँ पे होगा वो बिल्कुल किया जाएगा। और बस यही उन्होंने बोला। अब देखिए, दिस इज वेरी अजीब, क्योंकि एक एडिटोरियल भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एक बार डिस्कस किया था कि ये डू वी केयर एटीट्यूड जो है, मतलब क्या हमें फर्क भी पड़ता है इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न से, ये जो श्रीलंका का आज तक हमारे लिए रहा है, इट इज नॉट गुड। आई थिंक इंडिया ने कभी भी जब मदद की है तो उसके साथ एक टैग अटैच नहीं किया है कि हमें भी बदले में एक फ्रेंडशिप अच्छी चाहिए। पर जब हम मदद करते हैं, हम एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारे भी जो कंसर्न हैं सिक्योरिटी के, उनको भी मद्देनजर, मतलब उनको भी नजरअंदाज ना किया जाए, राइट। बट श्रीलंका हैज नेवर केयर्ड अबाउट दिस थिंग। वी डोंट नो वाई, क्यों हमारे नेबरली जो नेशंस हैं वो ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया ने आज तक सबका साथ दिया, बट इन वेन, ऑल राइट। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है, कैसे जस्टिफाई किया है इस अप्रूवल को। तो श्रीलंकन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हेल्ड की, बहुत ही हाई लेवल पे, और वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द पार्टीज कंसर्न। ऑल द पार्टीज से इनका मतलब है हमने चाइना और इंडिया दोनों के ही कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है, और हमने एक फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की मुद्दों पर अपनी वो ऐसा दे के ये डिसीजन लिया है कि हम अलाउ करते हैं चाइनीज वेसल को अपने, जो भी उन्होंने करना है आके करें, रिफ्यूलिंग वगैरह। ओके, फिर हम देखते हैं 5 years after Supreme Court verdict, तलाक petitioners live as half divorcees। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम रीड करें कि ये है क्या, सबसे पहले हमें जानना है कि ट्रिपल तलाक क्या होता है। अब आप एक एक चीज जो मैं बोलूंगी प्लीज बहुत अच्छे से सुनिएगा। ट्रिपल तलाक देखिए एक ऐसा प्रोसेस है डिवोर्स का जो शरिया लॉ के अंडर आता है। शरिया यानी कि इस्लामिक लॉ के अंडर आता है, जिसके तहत जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकते हैं बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 times, ठीक है, जिसे हम ओरल तलाक भी कहते हैं। देखिए, 3 तरह के डिवोर्स होते हैं इस्लामिक लॉ में। पहला एहसान, दूसरा हसन, तीसरा तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत इज ट्रिपल तलाक ओनली। ओके,
तो जो मैंने पहले दो बोले, एहसान और हसन, ये दोनों के दोनों ही रिवोकेबल हैं। मतलब अगर इसके इन तरह से अगर डिवोर्स दिया जाए तो ये जानना जरूरी नहीं है होता क्या है, पर अगर इनके तरह इन दोनों की तरह से अगर डिवोर्स दिया जाए तो उसे वापस रिवोक भी किया जा सकता है। लेकिन जो लास्ट वाला है तलाक बिद्दत, ये इररिवोकेबल है। मतलब एक बार डिवोर्स हो गया तो हो गया, वो वापस से दोबारा आप मैरिटल रिलेशंस में नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब वो रिश्ता टूट गया। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा लेकिन जो मेनली प्रेवलेंट है पूरे इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, तो वो यही है तलाक बिद्दत वाला ही। ठीक है, बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो फिर अगर हम बात करें कि इस लॉ में जो शरिया लॉ है, इसमें ना जो वाइफ्स हैं वो डिवोर्स नहीं दे सकती हस्बैंड्स को बाय द मीन्स ऑफ ट्रिपल तलाक। सिर्फ हस्बैंड्स दे सकते हैं अपनी वाइफ को। तो अगर कभी ऐसा हो कि विमेन को डिवोर्स चाहिए हो तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए। ठीक है, कोर्ट जाना पड़ता है। और ये किस लॉ के अंडर है? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। और ये एक्ट ऑब्वियसली मतलब स्पेशली जब पास किया गया था तो जो मुस्लिम्स इंडिया के हैं उनके लिए ही स्पेशली एप्लीकेबल है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या है ट्रिपल तलाक बिल को लेके, जजमेंट्स को लेके आज तक क्या क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले आता है शाह बानो केस 1985। देखिए ये वही केस है जिसपे कांग्रेस में आज तक ये वो एलिगेशंस रखती हैं कि वो मुस्लिम अपीजमेंट या माइनॉरिटी अपीजमेंट करती हैं। ये वही जजमेंट है। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक शाह बानो नाम की जो लेडी थी उनके फेवर में रूल किया था 1985 में कि आपको पूरी मेंटेनेंस मिलेगी, आपके बच्चों को भी पूरी मेंटेनेंस मिलेगी अंडर सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड, जो रिलीजन के इररिस्पेक्टिव हर एक सिटीजन पे इंडिया के अप्लाई होता है। तो इनको उनके हस्बैंड ने क्या कहा था कि आपको हम मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक देंगे। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगी क्या होता है, उसके बाद हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर ये वही एक्ट है जिसके तहत क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप हो सके तो, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था, हो सके तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको भी सेट करने की कोशिश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता है एक ही वो होगा, एक इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरी रिलीजन, जितने भी सिविलियंस हैं, जितने भी सिविलियन एस्पेक्ट्स हैं, मैरिज वगैरह ये सभी बहुत तरह के, उनको एक ही लॉ गवर्न करेगा, एक ही कोड ऑफ कंडक्ट गवर्न करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बन गया तो। और ये जो शाह बानो केस है इसके अंडर क्या हुआ था, देखिए अगर हम थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें ना, तो जो मेंटेनेंस मिलती है, जो सब्सिस्टेंस के लिए, अगर जब डिवोर्स हो गया तो क्या पता मतलब जो विमेन हैं, जो वाइफ हैं, वो इतनी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो फिर वो अपने बच्चे को, अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद उनके घर वाले भी उसके बाद उनको एक्सेप्ट ना करें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि मेंटेनेंस पे की जाएगी विमेन को इस केसेस में, लेकिन सिर्फ उस पीरियड तक जब तक इद्दत है। इद्दत क्या होता है? 3 months, मतलब 90 days का जो पीरियड है डिवोर्स के बाद, तब तक वो अपना सीख जाएंगे, कुछ भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जो भी है वो तब तक के लिए मेंटेनेंस मिलेगी। लेकिन अगर हम सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो वो ये कहता है एंड इट अप्लाइज टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स के पूरी तरह की मेंटेनेंस वाइफ को मिलेगी, सिर्फ 3 months या ऐसा कोई पीरियड तक नहीं, पूरी जिंदगी के लिए जो मेंटेनेंस है आप उनका बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, तो फिर इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ था? देखिए ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था, राइट? फिर इसमें बहुत सारी नेशन वाइड डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई, एजिटेशंस हुई, बहुत कुछ हुआ। तो फिर वो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, आपको पता है राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी, वो काफी प्रेशर में आ गई और उनको डर था कहीं ना कहीं कि वो उनका जो वोट्स हैं वो इफेक्ट होने ना स्टार्ट हो जाए, राइट? तो इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन भी हो सकता था, इसीलिए उस गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एक एक्ट लेके आए, मुस्लिम विमेन्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसने क्या किया कि उन्होंने उस एक्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 125 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इट इज इनएप्लीकेबल टू मुस्लिम विमेन।
मतलब इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या आता है कि जो उनको मेंटेनेंस दी जाएगी वो पूरी लाइफ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए ही दी जाएगी। देखिए जो मुस्लिम मैन थे ना उस टाइम पे, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने लगा था, बहुत ही ज़्यादा टर्फ्स होने लगे थे, इसीलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। फिर आता है डेनिल लतीफ़ी केस। देखिए ये केस हुआ था 2001 में। इस केस में क्या हुआ था, ये जो मुस्लिम विमेंस एक्ट अभी हमने देखा जो राजीव गांधी गवर्नमेंट लाई, इसको चैलेंज किया गया। और ग्राउंड्स क्या थे जिन पे इसको चैलेंज किया कि इट वायलेटेड द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल्स 15 एंड 14 एज वेल एज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपहोल्ड तो करते हैं, हम कहते हैं कि वो जो मुस्लिम विमेंस एक्ट है जो राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वी अपहोल्ड इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल, पर हम इनको हार्मोनाइज कर देंगे इस एक्ट को विद सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कैसे हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि जितना अमाउंट वाइफ को दिया जाए इद्दत पीरियड के लिए वो इतना इट शुड बी लार्ज इनफ टू मेंटेन हर ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड एज वेल एज प्रोवाइड फॉर हर फ्यूचर। मतलब वो उतना 90 डेज के लिए तो उनको सस्टेनेंस के लिए मिल ही जाए, इतना ज़्यादा अमाउंट दिया जाए और फिर उनके आगे फ्यूचर के लिए भी उनको मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो फिर अगर हम thus under the law of the land a divorced Muslim woman is entitled to the provision of maintenance for a lifetime और until she is remarried। ओके, तो इन इफेक्ट इसका ये आता है। फिर आता है एक सरला मुडगल केस। सरला मुडगल केस आया था 1995 में। इस केस में क्या हुआ था कि एक हिंदू विमेन थी, सरला मुडगल, आपको नाम पता चल गया होगा। इन्होंने केस किया कि उनके हस्बैंड ने क्या किया था, जब उनकी और उनके हस्बैंड की शादी हुई थी तो वो ऑब्वियसली हिंदू लॉ के हिसाब से हुई थी क्योंकि उनके हस्बैंड भी हिंदू हैं, ठीक है। लेकिन उनके हस्बैंड ने क्या किया, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उन्होंने इस्लाम अपना लिया ताकि वो अपनी एक सेकेंड मैरिज को सोलमाइज कर सकें, ठीक है, किसी और से भी शादी कर सके, क्योंकि इस्लाम मतलब उसका कहना ये था कि अलाउ करते हैं कि एक से ज्यादा शादी अलाउड है, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा इस पे कि जो उन्होंने कहा कि ऐसा अलाउड है क्या, मतलब अगर कोई इंसान इस्लाम अपना के ऐसा कर सकता है जब किसी और से शादी हुई है, वो है हिंदू, और जस्ट बिकॉज शादी के पर्पज से ये करना है ना। वैसे आप कोई धर्म अपना रहे हो वो आपकी मर्जी है, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर सिर्फ शादी के लिए आप किसी और धर्म को अपना लेते हैं। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा कि जो हिंदू मैरिज सोलमाइज हुई है हिंदू लॉ के हिसाब से वो डिसॉल्व नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज वो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। अगर कन्वर्जन टू इस्लाम एंड मैरिंग अगेन would not by itself dissolve the Hindu marriage, that was solemnized under the Hindu law with Sarla Mudgal. So, and thus a second marriage solemnized after converting to Islam would be an offense. ये एक क्राइम के बराबर होगा अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ओके, तो फिर उसके बाद शायरा बानो केस। देखिए अगर आपको पता होगा ना तो ऐसी मैं कुछ ऐसा ऑफेंसिव नहीं कह रही हूँ, पर मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जो धर्मेंद्र जी हैं जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिनकी वाइफ आपको पता है उनकी एक पहली भी वाइफ थी, तो उनसे जब शादी हुई थी वो हिंदू कस्टम से हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम अपना लिया था ताकि वो हेमा मालिनी जी से शादी कर लें। तो ये एक एग्जाम्पल भी है, लोग काफ़ी इन लोगों को इस चीज़ के लिए भी कहते हैं इट इज़ रॉन्ग एज वेल, इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर आता है शायरा बानो केस। शायरा बानो केस आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 की बात है, 2017 की बात है क्योंकि अब 5 साल हो गए तो इसीलिए। तो शायरा बानो केस में शायरा बानो एक 35 ईयर ओल्ड विमेन थी जिन्होंने क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया कि उनको डिवोर्स दे दिया गया था उनके हस्बैंड द्वारा ट्रिपल तलाक के कस्टम के तहत, ठीक है। तो उन्होंने इस ट्रिपल तलाक के कस्टम को ही चैलेंज किया कि इट इज अगेंस्ट द वुमेन, अगेंस्ट द इक्वालिटी प्रिंसिपल ऑल टुगेदर। तो फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी 3:2 के वर्डिक्ट से। 3:2 वर्डिक्ट मतलब 5 जज बेंच बैठा होगा जिसमें से 3 ने बोला कि हाँ बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और 2 ने नहीं बोला ऐसा, ठीक है। इसे 3:2 वर्डिक्ट में ये हुआ कि उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, ठीक है। और ये जो 3 मेंबर्स जो जजेस थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला
कि ये जो प्रैक्टिस है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, ये अन इस्लामिक है एंड इट इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। और उन्होंने इस बात से बिल्कुल डिसएग्री कर दिया कि ट्रिपल तलाक जो है वो एक इसेंशियल या फिर इंटीग्रल पार्ट है मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस की। आपको पता है इसेंशियल प्रैक्टिस भी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़े ना हर रिलीजन का ये बताएगी। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, हु इज सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड व्हाट इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ अ रिलीजियस ऑफ अ रिलीजन, हु इज सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा भी कहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करती है व्हाट इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो फिर बस यही, अब हम देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फेवर ऑफ बैनिंग ट्रिपल तलाक, मतलब बैन क्यों किया जाना चाहिए ट्रिपल तलाक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज सुनिएगा अच्छे से। देखिए, ट्रिपल तलाक को इसलिए बैन किया जाना चाहिए क्योंकि एक इनफॉर्मल स्टडी के मुताबिक 92% जो मुस्लिम विमेन हैं इंडिया की, वो ट्रिपल तलाक को बैन करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि ये बैन हो जाए, ठीक है। तो फिर एक और पॉइंट है क्यों बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट द वुमेन्स एम्पावरमेंट इशू, और ये प्रोपोगेट करती है डोमिनेंस ऑफ मेन ओवर वुमेन, राइट। और फिर ये एक मैन को एक आर्बिट्ररी पावर दे देती है ताकि वो अपनी वाइफ्स को डिवोर्स दे सके एंड विदाउट एनी वैलिड रीजन। आपने बात की, थोड़ी सी बहस हुई, तलाक 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 3 बार बोल दिया और तलाक हो गया, ऐसा ये मतलब क्रिटिक्स कहते हैं, ओके। और फिर एक और पॉइंट है कि ये जो न्यू एज है, न्यू एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, इट हैज गिवन बर्थ टू न्यू मोड्स ऑफ ट्रिपल तलाक, राइट। कि स्काइप पे वीडियो चैट चल रही है, फॉर एग्जांपल उनके जो हस्बैंड है वो कतर गए हुए हैं किसी काम के, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जाते हैं ना यहाँ से कतर काम करने, यूएई या फिर किसी भी इंग्लैंड न्यूजीलैंड जहाँ भी, ठीक है। तो उनकी वाइफ वो यहाँ पीछे छोड़ के गए हैं, उनसे वहाँ उनको शायद वहाँ कोई पसंद आ गया या कुछ भी, उनकी कोई लड़ाई होगी तो स्काइप पे ही उन्होंने बोल दिया, टेक्स्ट मैसेज पे बोल दिया तलाक 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 3 बार, ईमेल कर दिया। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो फिर अगर एक और इशू देखें तो ये है कि ट्रिपल तलाक को ऑलरेडी 21 जो इस्लामिक थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे इस्लाम इज द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही इस्लाम है, उन्होंने तक अबॉलिश कर दिया है। ऐसी 21 कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। और फिर there is no reason for a democratic and secular country like India to continue this lopsided practice, all right। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, राइट टू लाइफ, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आपने ये तो देखा ही कि आर्टिकल 14 वगैरह के अगेंस्ट भी जाता है, ओके। तो फिर बस यही सब था कि हमें क्यों बैन करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि बैन क्यों नहीं करना चाहिए ट्रिपल तलाक को, या ये जो ट्रिपल तलाक बिल, फिर जो एक्ट आया, फिर ये सब क्यों इतना सही नहीं है। देखिए, इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश फैक्ट कि जो किसी चीज़ को क्रिमिनलाइज कर देने से वो प्रैक्टिस में तब्दील नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो क्राइम हैं पर वो फिर भी होती हैं, राइट। तो सिर्फ क्रिमिनलाइज कर देना किसी चीज़ को डज नॉट हैव एनी डेटरेंट इफेक्ट ऑन इट्स प्रैक्टिस। फिर क्या एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है कि ये जो ट्रिपल तलाक बिल, फिर जो एक्ट आ गया ना, मुस्लिम प्रोटेक्शन विमेन वाला एक्ट है, फिर जो मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में लेके आया, अभी मैं वो भी समझाऊंगी ब्रीफली। तो उसमें 3 साल की प्रिजन है। अगर आप ट्रिपल तलाक कोई हस्बैंड आपको दे देते हैं ना, तो 3 साल की प्रिजन मिलेगी आपको, कन्विक्टेड हस्बैंड को। पर फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इस तरह से तो यू एंड अप पीनलाइजिंग द ऑलरेडी एग्रीव्ड विमेन एंड चिल्ड्रन मोर। ऑलरेडी जो विमेन हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो जो बिल्कुल परेशान है कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी या फिर उनका तलाक हो गया, वो अपने को सस्टेन कैसे करेंगे। फिर आप उसी हस्बैंड को उठा के आप जेल में डाल देते हो, फिर तो वैसे ही उनके पास कोई फाइनेंशियल वो नहीं है ना खुद को सस्टेन के, वो तो ऑलरेडी एग्रीव्ड है और वो तो बिल्कुल बेचारे बन गए इस सिचुएशन में। फिर एक मतलब एक वो है, कहीं स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि उनको ना क्या करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था या फिर पार्लियामेंट को एक ऐसा लॉ पास करना चाहिए था कि द अटरेंस ऑफ द वर्ड्स तलाक 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 वुड अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस इसको माना जाए, फिर उसके तहत इसको मतलब क्रिमिनलाइज किया जाए, पर ऐसे डायरेक्ट उसको नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यही सब कुछ, जिससे क्या होगा ना, क्योंकि जो
डोमेस्टिक वायलेंस वाला हमारे इंडिया में एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके तहत ना बहुत ही स्पीडी रिलीफ है। सच में इसमें बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाता है, बहुत ही स्पीडी जजमेंट दी जाती है, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक एग्रीड वुमेन को इसमें इंसाफ दिलवाना होता है। 3 मंथ्स इज क्विक, राइट? तो फिर इससे क्या होगा ना, और सबसे बड़ी बात जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाली, ये सिविल नेचर की है। लेकिन क्या होगा, सिविल नेचर की तो है, लेकिन जो इसमें प्रोविजन है, जो पीनल प्रोविजन है, वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, रीजनेबल है, और यही होना चाहिए। ओके, तो बस यही सब कुछ था जो आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि क्या चैलेंजेस हैं बैन करने में ट्रिपल तलाक को, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर कहीं रिलीजियस ग्रुप्स जो होंगे वो ये कहेंगे कि इट इज़ लाइक इंटरफेयरिंग इन द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट? और सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मुस्लिम विमेन है उनके अगेंस्ट लो लिटरेसी रेट है काफ़ी उनके अमंगस्ट, है ना? तो फिर उनको अपने राइट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारी मुस्लिम विमेन के साथ तो शायद अभी भी ऐसे ट्रिपल तलाक होता होगा, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी जजमेंट भी है, या फिर एक उनके लिए एक एक्ट भी लाया गया है जिसके तहत उनके हस्बैंड अगर ऐसा करेंगे तो ये क्राइम है, तो शायद उनको पता ही नहीं है, राइट? तो फिर एक चीज़ ये होती है, अगर बाई चांस कोई विमेन है वो कोर्ट में केस ऐसा लड़ना भी चाहे, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, वही लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए उनको सपोर्ट नहीं करते, राइट? ऐसा भी तो होता है। ऐसे तो सिंपल केसेस में भी हो जाता है, वो कहते हैं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे रह लो, ये सब कुछ होता ही है, राइट? फिर हम बात करें अगर द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019, तो इन्होंने मतलब क्या किया था, वही जैसे मैं बताया, इट इज नोन एज ट्रिपल तलाक एक्ट। तो कोई भी ऐसी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स जो बोले गए हैं, या जो लिख के तलाक दिया गया है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या किसी भी मैनर में, इट शैल बी वॉइड एंड इलीगल। ओके, और अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड ऐसा करता है तो उनको सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के तहत पनिश किया जाएगा, एक इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, एंड दैट शुड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ओके, फिर बस यही सब कुछ जो आपको, और हाँ, अगर हम बात करें कि किस तरह की सब्सिस्टेंस अलाउंस हस्बैंड से उनके वो हक रखती हैं, तो ये कितना अमाउंट मिलेगा ये डिटरमाइन करता है एक डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट। ओके, दिस ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए, हाँ नहीं, पहले हम देख लेते हैं इसमें लिखा गया है। देखिए, जैसे अभी हमने बात किया कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अगेंस्ट में इसकी वो थी, वो यहीं पे ये बात है कि बहुत सारी, जब ये जजमेंट आई, फिर जजमेंट के 2 साल बाद ये एक्ट आया, ठीक है? तो इससे पहले बहुत सारी विमेन को ऑलरेडी वो मिल चुका था, ऐसे ट्रिपल तलाक के तहत तलाक मिल चुका था, तो उनका डिवोर्स तो हो गया, लेकिन जजमेंट इतनी बाद में आई तो उनको यही नहीं पता कि अब उनके हस्बैंड उन्हें वापस लेंगे, क्योंकि किसी भी, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि कोई भी एनफोर्समेंट, जो लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है, वो नहीं गई कि किसी के घर नहीं गई कि ये बताने के लिए कि आप अपनी वाइफ्स जिनको आपने ऐसे तलाक बोल के तलाक दे दिया, आप उन वाइफ्स को वापस अपने पास लाइए, और आप उनके, अभी भी आप वो तलाक नहीं दिया गया, शी इज़ योर वाइफ इवन नाउ। तो ऐसा किसी ने भी नहीं आके ये चीज़ें इन्फोर्स करने की कोशिश की। और जिनको डिवोर्स मिल चुका है, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे, सो दे आर जस्ट वॉन्डरिंग लाइक हाफ डिवोर्सेस। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनको क्या अब उनका आगे का फ्यूचर है। तो बस वही सर, उन्होंने बहुत सारी पिटिशंस भी डाली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। रुश्दी ऑन वेंटिलेटर विद डैमेज लिवर आए। देखिए, सलमान रुश्दी का केस अगर हम डिस्कस करें, मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं आज भी बता देती हूँ ब्रीफली। सलमान रुश्दी जी अभी प्रेजेंटली एक वेंटिलेटर के सपोर्ट पे हैं, उनको काफ़ी इंजरीज आई हैं। तो देखिए, हुआ क्या था ना, एक्चुअल में सलमान रुश्दी जी को क्या हुआ कि अचानक से वो एक स्टेज में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक किसी उस पर स्पीच देने के लिए जा रहे थे स्टेज पे। तो जैसे ही 5 सेकंड के अंदर अंदर वो जैसे ही पहुंचने लगे, तो एक इंसान आया, उनकी नेक पे उन्होंने बहुत बारी स्टैप किया, पंच किया, और बहुत ज़्यादा ऐसे मारा, ठीक है? तो फिर वो बिल्कुल ही खूनम खून होकर बिल्कुल ज़मीन पे गिर गए। तो बहुत फटाफट से फिर वो झुंड इकट्ठा हो गया थोड़ा सा, और उन लोगों ने उनकी टांगे ऊपर की तरफ कर दी, ताकि उनका जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट की तरफ चले जाए और उनके जीने की संभावनाएं बढ़ जाए, ठीक है? तो सलमान रुश्दी जी के साथ जब ऐसा हुआ,
तो देखिए आपको ना मैं बता देती हूँ, उनका एक वर्क है, इनकी एक बुक है 1988 में जो उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम है द सैटेनिक वर्सेस। द सैटेनिक वर्सेस एक ऐसा वर्क है जिसको काफ़ी प्राइजेस मिले हैं, काफ़ी बुकर प्राइज वगैरह बहुत कुछ मिला उनको। तो लेकिन ये जो ऐसा कहीं जो कंट्रीज हैं, जैसे ईरान ने तो फतवा भी कसा हुआ है इसके अगेंस्ट, और बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ सेक्शंस हैं, इस्लामिक सेक्शंस, वो ये कहते हैं कि जो सैटेनिक वर्सेस हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद को एक गलत इमेज में पोर्ट्रे करती है। तो इसीलिए बहुत सारी बाउंटीज भी रखी गई थी कि जो इनका सर लेके आएगा उनको इतना प्राइज मिलेगा। बहुत उस टाइम की भी बात है। तो अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं स्टैनली जॉनी कौन है, स्टैनली जॉनी एक बहुत बड़े राइटर हैं जो द हिंदू में भी बहुत सारे इंटरनेशनल उसके रिलेशंस के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स लिखते हैं, स्पेशली जो यूएसए से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे यूएस और इंडिया के ऊपर जो आता है वो ये लिखते हैं। तो स्टैनली जॉनी ने भी कल अपने एक ट्वीट में लिखा था कि 1991 में सबसे पहले जापानीज ट्रांसलेटर ऑफ द सैटेनिक वर्सेस को स्टैब टू डेथ किया, फिर 1991 में ही इटालियन ट्रांसलेटर को भी मार दिया, फिर 1993 में नॉर्वेजियन पब्लिशर को मार दिया द सैटेनिक वर्सेस की। देखिए आपको सैटेनिक का अगर मतलब पता होगा तो वैसे तो मैं आपको स्टोरी पूरी बता नहीं सकती, आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है जानना। तो सैटेनिक सैटन वर्ड से आया है, सैटन मतलब शैतान, ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और जो फ्रेंच हेड है इमैनुअल मैक्रन, उन्होंने भी कहा कि हम इस लड़ाई में बिल्कुल वी स्टैंड बाय द साइड ऑफ सलमान रुश्दी एंड वी स्टैंड अगेंस्ट बारबेरियनिज्म एंड और फिर ये है कौन सलमान रुश्दी? सलमान रुश्दी एक इंडियन बॉर्न, ये बॉम्बे में पैदा हुए थे, जो ब्रिटिश एरा के बॉम्बे था। ये एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट है। और बस यही इनका जो सैटेनिक वर्सेस जो वर्क है, ये ईरान का ऐसा कहना है इट इज ब्लास्फेमस अगेंस्ट इस्लाम। ओके, ये इतना ज़्यादा बड़ा इशू था, आप मानेंगे नहीं, कि ईरान और यूके ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ब्रेक कर दिया था रश्दी जी की कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो इट वाज सच अ कंट्रोवर्शियल इशू इवन बैक देन। तो फिर उन्होंने, देखिए ब्लास्फेमी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ब्लास्फेमी इज एन एक्ट ऑफ इंसल्टिंग और शोइंग लैक ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड और रिलीजन। मतलब या तो आप भगवान को या किसी के भी रिलीजन को या तो इंसल्ट कर रहे हैं, या तो आप ऐसा जता रहे हैं कि आपके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो ईरान का भी यही कहना था। अभी आज एक आर्टिकल भी आया है, ईरान ने क्या कहा है सलमान रुश्दी जी की इस डेथ के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं तेलंगाना के एक मिनिस्टर हैं, शायद स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जी हाँ, तेलंगाना के टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वी श्रीनिवास गौड़। उन्होंने क्या किया, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन चल रही हैं तेलंगाना में भी, तो उन्होंने एक पुलिस वेपन से ऐसा वो है, उन्होंने ओपन की फायर एयर में, काफ़ी मतलब ऐसे हवा में बुलेट चलाई। तो वो सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने तब ऐसा किया। तो उन्होंने खुद की ही ये वीडियो ट्विटर पे ट्वीट की, और उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इट वेंट वायरल एंड ड्रू वाइड क्रिटिसिज्म, रेजिंग क्वेश्चंस वेदर द एक्ट वाज लीगल और नॉट। ठीक है, तो फिर इस पे क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, और इस वीडियो में जो वहाँ के एसपी हैं, डीएसपी जो हैं वहाँ के, उनको भी ऐसा देखा गया है अपने स्टाफ के साथ, वो एनकरेज कर रहे हैं मिनिस्टर को ये करने के लिए ऐसा। लेकिन फिर इसमें इन्होंने क्या कहा है, मिनिस्टर ने क्या बोला है कि इट वाज नॉट अ रियल गन, ओके, ऑल्दो इट लुक्स लाइक वन बट इट वाज नॉट अ रियल गन एंड इट हैड ओनली रबर बुलेट्स, इसमें तो रबड़ की बुलेट्स हैं सिर्फ। तो देखिए, और मिस्टर गौड़ ने ये कहा है कि आई एम अ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मेंबर एंड आई एम वेल अवेयर ऑफ द आर्म्स रूल्स, सो आई वुड नेवर इन्फ्रिंज देम। तो देखिए, इस पे ये डिस्कस करने का क्या रीज़न था, क्योंकि ऐसा बहुत बार हम एथिक्स वगैरह में देखते हैं कि किस तरह के एक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अंडरटेक कर सकते हैं, क्या जनता पे गलत असर डालता है, क्या नहीं। ओके, और राइट, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के अफगानिस्तान में, उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को काबुल में वेलकम करते हैं और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी इंडियन मिशन की अफगान कैपिटल में इंश्योर करेंगे। तो बस यही हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि देखते हैं अब क्या होता है। देखिए, आए दिन इस पे एडिटोरियल छपता है कि वैसे तो इंडिया कहती है कि
टॉक्स एंड टेरर डू नॉट गो टुगेदर, आतंक और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकती, आतंक और रिश्ते साथ में नहीं चल सकते। लेकिन ये स्टैंड क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बोलने के लिए? पाकिस्तान कोई स्पेशल तरह का टेररिज्म करता है जो तालिबान नहीं करता? कि हमने तालिबान में अपना डिप्लोमेटिक मिशन भी खोल दिया एंड वी आर वर्किंग विद देम। तो ये सुहासिनी हैदर ने अपने एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था। अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हैं मेरी वीडियोस के, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है। ऑलराइट, पॉजिटिव इम्पेटस टू टाइज चाइनीज एनवॉय। ऑलराइट, देखिए इसमें क्या है, जो हमारे एम्बेसडर हैं चाइना के, जो इंडिया में आए हुए हैं, जिनका नाम है सुन वीडोंग, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और चाइना का जो टाई है वो काफ़ी पॉजिटिव इम्पेटस देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स की समिट जो अभी जून में हुई थी उसको भी अटेंड किया। फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो पिछले कुछ महीने में इंडिया और चाइना के 2 बार मिल चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो टाइज हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। और देखिए बिल्कुल ऑपोजिट है उसके जो हमारे जयशंकर जी हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो उन्होंने कहा बेंगलुरु में फ्राइडे को, इट इज़ कम्प्लीटली एकदम ही ऑपोजिट। उन्होंने ये कहा कि इंडिया, मतलब जयशंकर जी ने ये कहा कि इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो इट कैन नॉट बी नॉर्मल। जब तक बॉर्डर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती LAC पे, तब तक हमारे रिश्ते नॉर्मल हो ही नहीं सकते। Okay, and definitely the LAC tensions could lead to a dangerous situations and more talks were definitely needed. तो ये देखिए, पता है चाइना यही करता है, बार बार ये कहते रहेगा कि LAC के इशू को आप हर चीज़ में मत घुसाइए, हमारे जो रिश्ते हैं उसमें LAC का इशू नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आना चाहिए? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप आके हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी ले जाना, एक दिन आप लद्दाख भी ले जाना, आप सब कुछ कर लेना, हम वैसे आपके साथ ट्रेड भी रखते रहें, हम आपके सारे यहाँ पे एप्स भी चलाते रहें, हम सब कुछ करते रहें। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इंडिया और इटली ने नेगोशिएट किया है एक, ऐसा मतलब बोला है कि हम नेगोशिएट करेंगे लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को। देखिए इंडिया एंड इटली आर फाइन ट्यूनिंग अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जो हेल्प करेगा दोनों ही कंट्रीज को एक फॉर्मल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में। अगर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी भी क्रिमिनल केस में, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में कोई क्रिमिनल गया हुआ है तो दूसरी कंट्री एक्स्ट्राडिट करने में हेल्प करेगी और पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अगर उन्हें पता चलेगा उस क्रिमिनल से रिलेटेड कुछ भी, इन तरह की चीज़ें। लेकिन देखिए पता है क्या है, अभी तक 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशन हो चुकी है इस मुद्दे पे, लेकिन कोई भी फाइनल अग्रीमेंट अभी तक ऐसा कोई नहीं साइन हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि एक कंसर्न है जो इंडिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ आ जाता है। देखिए पता है क्या है, इंडिया हीनियस क्राइम जैसे मर्डर वगैरह जैसे जो इश्यूज होते हैं उन्हें हीनियस क्राइम्स कहते हैं, मर्डर, रेप, चाइल्ड अब्यूज, है ना। तो इन केसेस के लिए इंडिया में डेथ पेनल्टी है, मतलब जो मैक्सिमम जो वो दी जाती है वो डेथ पेनल्टी है, जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं, राइट। तो ये इटली और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में, जर्मनी तक में, जर्मनी इटली वगैरह जैसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में डेथ पेनल्टी हैज बीन अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर। वो किसी भी केस में डेथ पेनल्टी एक कॉन्विक्ट को नहीं देते, ठीक है। तो ऐसे ही जब जर्मनी के साथ हमारा ऐसा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन होने का बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था हमारे साथ साइन करने के लिए, क्योंकि उनको मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इंडिया में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी की है। देखिए जो डेथ पेनल्टी है ना, वो बहुत ही ऐसा इन कंट्रीज का कहना है कि वो इशू को रिजॉल्व नहीं करती। मतलब डेथ पेनल्टी इज नॉट द एप्रोप्रिएट पनिशमेंट विच कैन बी गिवन टू अ कॉन्विक्ट। पहला तो ये एथिकल नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। कुछ राइट्स हैं जो वी गेट बाय द फैक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, जस्ट बिकॉज हम ह्यूमंस की तरह पैदा हुए हैं तो हमें कुछ राइट्स मिल जाते हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, जिसका एक पहलू है राइट टू लाइफ, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, इट इज़ अ ह्यूमन राइट। तो ऐसा इन कंट्रीज़ का कहना है कि हम इसलिए डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ों को, तो और ये सॉल्व भी नहीं करता पर्पस। डेथ पेनल्टी बहुत सारी चीज़ों के लिए दी जाती है, क्या रेप होने बंद हो गए? रेप तो आज भी होते हैं, माइनर्स के भी रेप होते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल उससे, ये बहुत गलत चीज़ है, तो इसका कोई एक दूसरा सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी क्या है? इट इज अ mechanism where countries cooperate with one another in order to provide and obtain formal assistance in prevention, suppression, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ अ क्राइम, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो एस्केप ना कर जाएं एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को,
ओके, जो फॉर द वांट ऑफ एविडेंस अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए क्या हो सकता है ना, बाई चांस अगर कोई इटली में कोई बंदा है जो क्रिमिनल है, लेकिन वो कभी इंडिया में आया पिछले 2-4 महीने में, और उसका जो उस क्राइम से रिलेटेड जो एविडेंस है वो इंडिया में प्रेजेंट है, तो इंडिया भी कम्युनिकेट कर सके कि हाँ ये एविडेंस हमारे पास है, हम आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, आप अपने देश में ही पूरा केस चलाइए, ट्रायल चलाइए, जो भी पनिशमेंट है वो दीजिए। ठीक है, तो ऐसे इंडिया के साथ, इंडिया की जो ये है असिस्टेंस ट्रीटी है, लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, ये 45 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी है, लेकिन इटली के साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा ही देखिए इंडिया और इटली ऐसा क्यों सोच रही है कि हमें ये असिस्टेंस ट्रीटी, लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करनी चाहिए, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका है कि इस तरह की ट्रीटी के ना होने की वजह से हमारे कुछ जो केसेस थे वो रिजॉल्व नहीं हो पाए। ऐसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2013 का ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम, जिसमें काफ़ी हर्डल्स देखे गए, क्योंकि इटली ने रिफ्यूज़ कर दिया जो कार्लो गेरोसा थे उनको भेजने के लिए इंडिया में, क्योंकि सीबीआई ने वो 3 अक्यूज में से कार्लो का नाम भी था। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ ऑगस्टा वेस्टलैंड डील केस है क्या, ये स्कैम है क्या। एक कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट जो हुआ करती थी 2010 में, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ। इट इज अ यूके बेस्ड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो ऑगस्टा वेस्टलैंड वैसे एक यूके बेस्ड तो है, ब्रिटिश तो है इनका वो, लेकिन ये एक इटालियन फर्म है जिसका नाम है फिनमेकैनिका। फिनमेकैनिका की एक ब्रिटिश आर्म है। ठीक है, तो इसका जो असली हेडक्वार्टर्स है वो इटली में है, लेकिन इसका एक आर्म है जो ब्रिटिश में भी प्रेजेंट है, एक ब्रांच है बेसिकली। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए किया गया था ताकि 12 अगस्ता वेस्टलैंड 101 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को मिल सके, और इसका अमाउंट था 3600 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये जो हेलीकॉप्टर्स आने वाले थे, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे जितने भी वीआईवीपीस थे ना, उनके लिए मतलब लाया गया था कि उनके फेरिंग और ट्रेवलिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए इसको वीवीआईपी डील भी कहते हैं, वीवीआईपी चॉपर स्कैम भी कहते हैं। तो इसमें क्या था ना, लेकिन क्या किया ये जो ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी है, इसने क्या किया, जो इस बिड को, क्योंकि 3600 करोड़ इज सच अ बिग नंबर, इट्स ह्यूज, इट्स एन ह्यूज अमाउंट, राइट। तो इस अमाउंट को, इस बिड को विन करने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, इसमें उसने ना कुछ कुछ जो टेक्निकल वो थी क्वालिफिकेशन, उनको ट्वीक कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें थी, उन्होंने उसको बिल्कुल अलग दिखा दिया ऑन पेपर कि हाँ हम ऐसा ही है, लेकिन उनके एक्चुअल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कुछ और थी जो वो प्रोड्यूस करने वाले थे। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए मतलब बहुत सारी ब्राइब्स दी गई ऑगस्टा वेस्टलैंड द्वारा हमारे यहाँ के बहुत सारे ऑफिशियल्स को। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं इस केस में जिनका नाम है। तो इनफैक्ट हमारे यहाँ की सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कहती है कि ये जो ब्राइब्स और किकबैक्स दिए गए, इसमें काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी, जो मनी लॉन्डर की गई थी, वो एज ब्राइब दी गई थी। तो ऐसे बहुत सारे उसमें है। तो इसीलिए जब ये कार्लो की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि एक मिडिल मैन थे, ये बीच में कमीशन लेने वाले इंसान थे, इन्होंने काफ़ी मनी लॉन्ड्रिंग की थी और हमें ज़रूरत थी। तो इटली के साथ क्योंकि हमारी कोई ऐसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं थी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। तो अब अगर हमारे पास ऐसी कोई ट्रीटी आपस में होगी, तो हमारे लिए ऐसे फ्यूचर में कोई केसेस आएंगे तो उनको डील करना आसान हो जाएगा। अब देखिए जो एफबीआई है यूएसए की, उन्होंने क्या किया है, जब्त कर लिया है कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को जो ट्रम्प की एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से मिले हैं। देखिए ट्रम्प इज व्हाट शुड आई से, मतलब ट्रम्प इज ट्रम्प, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने कुछ भी किया ही है, एंड ही इज सुपर्ब बिकॉज उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो, देखिए अब जब आप एक प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको पता है कि जब हमारे यहाँ के कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कि वो 2 ओथ्स लेते हैं, राइट। एक ओथ ऑफ ऑफिस होता है कि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की एलिजियंस के साथ निभाएंगे, उसमें कोई भी हानि नहीं आने देंगे। फिर एक ओथ होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इस दौरान पता चलेगी, इस भारत से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जो सीक्रेट हैं, जो जनता की भलाई के लिए सीक्रेट रखी जानी चाहिए, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट छुपाती है ताकि उससे पैनिक ना क्रिएट हो जाए, इन तरह की इंफॉर्मेशन जब आप वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तभी भी आप किसी को नहीं बताएंगे। यही हर मिनिस्टर भी लेता है, यही वाला ओथ। तो ये ओथ मिस्टर ट्रंप ने भी लिया होगा, भारत में लिया जाता है, हर जगह लिया जाता है, ओथ ऑफ सीक्रेसी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है मिली, ही वाज सो ग्रेट कि उन्होंने वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स थे, बहुत सारे सीक्रेट्स जो आज तक यूएसए की गवर्नमेंट रखे थे, उसमें से कई पेपर जो उठा के अपने घर ही ले गए, अपने घर ले गए। मतलब वो एक फ्लोरिडा की उनकी प्रॉपर्टी है, वहां से अब वहां की एफबीआई ने जब्त कर ली है।
प्रेज वरी इन ईरान ओवर रुश्दी अटैक। देखिए मैंने आपको बताया कि ईरान ने फतवा भी कसा था सलमान रुश्दी के खिलाफ कि जो उन्होंने इस्लाम को एक काफ़ी बैड इमेज में दिखाया है उस नॉवल के तहत। तो देखिए ऐसा है कि एक सुप्रीम लीडर जो उस टाइम पे हुआ करते थे जिनका नाम था आयतुल्लाह रुहल्ला खुमैनी, उन्होंने कहा था कि ही कॉल्ड फॉर सलमान रुश्दीज डेथ एट दैट टाइम, जब इन्होंने वो बुक लाई थी। तो फिर अब बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे स्ट्रीट्स में वो उनका आयतुल्ला जी की फ़ोटो लेके कि हाँ जो उन्होंने कहा था आज सच हुआ, उनका काम पूरा हुआ, ऐसा सब कुछ कई लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। लेकिन कई जो ऑफिशियल्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो काफ़ी वरिड भी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब इससे क्या होगा, ईरान की इमेज और गंदी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझेंगे कि ईरान का हाथ है उनकी स्टैबिंग में, राइट। और इससे क्या होगा, ईरान तो ऑलरेडी ही वो नेगोशिएशन चल रही है, आपको पता है वियना टॉक्स, ताकि न्यूक्लियर डील साइन हो जाए 2015 वाली दोबारा से रिवाइव हो जाए। न्यूक्लियर डील रिवाइव हो जाएगी तो जो ईरान इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, रिसेशन और एक्सपोर्ट जो बैन लगा हुआ है ऑयल का वो रुक जाएगा उन पे। तो वो तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है सच में, ईरान तो और बर्बाद हो जाएगी, राइट। न्यूयॉर्क इज इन यूएसए अगेन, और यूएसए तो फिर ऐसी चीज़ें बोल देगा कि ईरान का हाथ है, तो इसलिए कई लोग बहुत वरिड हैं। चाइना सेंडिंग फाइटर जेट्स टू थाईलैंड फॉर जॉइंट एक्सरसाइजेज। देखिए चाइनीज एयरफोर्स जो है वो अपने फाइटर जेट्स भेज रही है और बॉम्बर्स भी भेज रही है थाईलैंड में ताकि वो एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर सके, ठीक है, थाई मिलिट्री के साथ। और बस यही सब कुछ है कि वो एयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो ट्रेनिंग चाइनीज फाइटर जेट्स वहाँ देंगे, स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड टारगेट्स और स्मॉल और लार्ज स्केल ट्रूप डिप्लॉयमेंट, बहुत कुछ होगा। देखिए ये क्या हो रहा है ना कि थाईलैंड में और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में, अभी ताइवान में भी ड्रिल्स चल रही थी, इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन वाले उसमें ये सब कुछ करना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जो मैरीटाइम डोमिनेंस है यूएसए की उसको चैलेंज करता है, और ताइवान वाले इशू और ये सब इशू करके चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद। और देखिए ये इस चीज़ के बैकग्राउंड में हो रही हैं ये ड्रिल्स, क्योंकि अभी यूएसए का हमने कल डिस्कस किया था कि जॉइंट कॉम्बैट ड्रिल्स उन्होंने कंडक्ट की थी इंडोनेशिया में, सुमात्रा आइलैंड में, अभी चल रही है वो 2009 से लेके अभी तक, जो यूएसए इंडोनेशिया के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है जिसका नाम सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज है। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, आज तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हुई। तो इसी के बैकग्राउंड में ये चाइना ने भी थाईलैंड के साथ करना शुरू किया है। देखिए ये जो है ये आज लैंगिया वायरस के ऊपर यहाँ पे एफएक्यू में आया है, क्योंकि संडे को मोस्टली न्यूज़पेपर में वही सब कुछ आता है जो ऑलरेडी पिछले हफ्ते में, पूरे हफ्ते में डिस्कस हो चुका होता है। तो मैंने जूनोटिक डिसीजेज लैंगिया वायरस को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सच में अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी 12 अगस्त की वीडियो में, और बिल्कुल स्टार्टिंग के ही शायद कुछ 10-15 मिनट हैं, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए 12 अगस्त की वीडियो को मेरी, तो आप सिर्फ उतना ही देख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं। अब मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी आपको, बहुत जो आपको एक अलग सी क्लैरिटी देंगी, तो आप प्लीज़ एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। Have coastal ecosystem norms been violated? Alright, अब क्या हुआ है कि हम इस हफ्ते कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है हमारे इंडिया के CAG, उन्होंने एक रिपोर्ट को टेबल किया है पार्लियामेंट में, किस इशू पे, कि जितने भी स्टेप्स अभी तक यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लिए गए हैं इंडिया के कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, वो सक्सेसफुल रहे भी हैं कि नहीं। और CAG फ्रीक्वेंटली ही ऐसी जो परफॉर्मेंस ऑडिट्स होती हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट्स मतलब जो अगर किसी एक्ट है, कोई रेगुलेशन है, कोई रूल्स हैं, उनको कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट की क्या परफॉर्मेंस है इम्प्लीमेंटेशन की, ये वो बिल्कुल टाइम टू टाइम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और मिनिस्ट्रीज की वो करता है CAG। और ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इट कंटेन्स दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन ऑडिट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम्स फ्रॉम 2015 to 20। ओके, अब देखिए सेंटर की ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं कोस्ट लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए, ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले मुझे बहुत आपको बताना है ऑडिट क्या होता है, CAG कौन है, ये सब कुछ। देखिए जो CAG है, आपको पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 है, इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अब इसका बहुत कुछ आपको आप टाइम एंड अगेन पढ़ते हो, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि ही इज़ द
केयर टेकर ऑफ द पब्लिक पर्स, और ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को नहीं होने देते, ये सब कुछ इंश्योर करते हैं। और बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि सीएजी का जो ऑफिस है सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये सब कुछ आपको पता है, ये सब कुछ हम सुनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें जानना है कि सीएजी एक्चुअल में सीएजी की ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है, क्योंकि इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। नाउ सीएजी ऑडिट करता है अकाउंट्स जो रिलेटेड होते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड ईच यूटी विच हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं यूटीज की जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिर सीएजी ऑडिट क्या करता है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट एज वेल। अभी मैं आपको बताऊंगी ऑडिटिंग क्या होता है, पहले आप सुन लीजिए। सीएजी और क्या ऑडिट करता है, वो ऑडिट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, बैलेंस शीट्स को, उन सारे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो इन तरह की एक्टिविटीज जो ट्रेड वगैरह अंडरटेक करते हैं। सीएजी और क्या ऑडिट करता है, सीएजी ऑडिट करता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर उन हर बॉडी का जिन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है, या कॉरपोरेशन या बॉडीज जो इन तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज के अंडर आती है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जानना है कि ऑडिटिंग क्या होता है, ठीक है। और अगर आप ऑडिटिंग का सिंपल मीनिंग मेरे से पूछोगे तो इट सिंपली मीन्स एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग समथिंग बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब किसी भी चीज का एनालिसिस या किसी भी चीज का इवेल्युएशन करना किसी ऐसी पार्टी के द्वारा जो उस जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, मतलब जो किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है उस चीज से, किसी उसका पैसा नहीं लगा हुआ इस चीज में, ठीक है, एक ऊपर से देखने वाली अथॉरिटी। तो अगर हम सबसे ज्यादा तो वैसे ऑडिट का जो टर्म है वो फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी ही है। तो अगर हम एक फिनेंशियल ऑडिट की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि in order to make sure that the financial records are a fair and accurate representation of the transactions that they claim to represent। अब देखिए इसका मतलब क्या है। बाय चांस एक हम कहते हैं कि एक पंचायत है, ठीक है, नहीं पंचायत छोड़िए, आप समझिए एक कंपनी है, एक कंपनी कहती है कि हमने CSR यानी कि या फिर हमने किसी भी एक अच्छे काम के लिए हमने अपने अकाउंट में से अकाउंट में से हमने 1500 करोड़ रुपीस दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करके क्या जताया कि हमारा ये जो पैसा यहाँ से लगा है वो एक अच्छे काम के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या फिर किसी सोशल वेलफेयर के लिए हमने डोनेट किया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो पैसा उनके अकाउंट में से गया वो उससे भी ज्यादा गया है, ठीक है। तो जो आप क्लेम कर रहे हो कि हमारे यहाँ से, हमारे अकाउंट में से, हमारी बैलेंस शीट में जो आपने दिखाया है और जो आपने बोला है कि हमने निकाला है पैसा, क्या वो सेम है? आप बोल रहे हो कि 1500 करोड़ लगाया है, लेकिन वहां पे लिखा है कि आपने 2000 करोड़ निकाला है या कितना भी निकाला है, ठीक है। तो वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, इन तरह की चीजें देखना कि टैक्स रिटर्न्स में सब कुछ फेयर है कि नहीं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल ऑडिट कहलाती हैं, ठीक है। तो अब एक चीज है जो हमें, चलिए पहले मैं ये भी बता देती हूँ ये और क्या करता है सीएजी सर्टिफाइज एंड ascertains the net proceeds of any tax or duty and his certificate is final on the matter। मतलब कि अगर net proceeds of any tax क्या होता है, जब एक गवर्नमेंट सारा टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, उस टैक्स के कलेक्शन के दौरान बहुत सारा कलेक्शन फीस लगती है। कलेक्शन में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कुछ मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। टेक्नोलॉजी को भी तो सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता होगा, उसमें भी कुछ पैसा जाता है ना। तो उन सारे कलेक्शन वाले उसमें जो पैसा लगा है उसको हटा के कितना नेट टैक्स आया है, कितना गवर्नमेंट के पास टैक्स आया है जो वो फिर अपने एक्सपेंडिचर को फिनेंस करने के लिए यूज कर सकती है। तो जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है वो कितना है, ये सर्टिफाई, ये बताता है CAG। और जो सर्टिफिकेट कि इतना टैक्स बना है, इस साल में इतना टैक्स आया टोटल, कि CAG जब बता दे तो उसका हिज वर्ड इज फाइनल, हिज वर्ड इज एन अथॉरिटी ऑन द मैटर एंड नोबडी कैन क्वेश्चन इट, ओके। और फिर अगर हम बात करें किन तरह की रिपोर्ट्स सबमिट करता है CAG का पोस्ट, तो ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर
एंड स्टेट टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। वो प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर स्टेट का कोई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से कोई पैसा निकला है या कोई भी उनके अकाउंट्स को ऑडिट किया है, तो फिर वो गवर्नर को सबमिट करते हैं रिपोर्ट। अगर सेंट्रल लेवल के किसी कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड या ऐसा कुछ यूज किया गया, फॉर एग्जांपल कोविड-19 के दौरान अगर कंटिजेंसी फंड उसमें से डायरेक्ट इमरजेंसी पर्पस के लिए पैसा निकाला, तो कितना पैसा निकाला था, कितना सच में यूज हुआ, कितना मेंशन किया गया था, सब कुछ हार्मनी में है कि नहीं, ये सारी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल इन रिटर्न प्लेस देम बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, जब इसमें लिखा है कि सीएजी ने टेबल की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट, तो एक्चुअल में इट वाज टेबल्ड थ्रू प्रेसिडेंट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 3 तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। अब ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊंगी क्यों। वो सबमिट करते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन फिनेंस अकाउंट और एक ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स आपको पता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, पीएसयूज, ये सब बैंक्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि एप्रोप्रिएशन और फिनेंस में डिफरेंस क्या होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन और फिनेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिनेंस बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिनेंस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एप्रोप्रिएशन डील्स विद द एक्सपेंस साइड ऑफ द बजट। मतलब जब हम कहते हैं कि इतना मनी बजट को जब पास कर रही होती है निर्मला सीतारमण जी, तो वो कहती हैं एप्रोप्रिएशन बिल लाती हैं। एप्रोप्रिएशन बिल से क्या होता है कि इतना इस बजट में, अगर एक स्कीम है स्माइल स्कीम, स्माइल स्कीम के लिए आपके फंड में से जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो पैसा वहां पे लगाया जाएगा, इस बजट को मैंने एलोकेट किए स्माइल स्कीम को ₹365 करोड़, तो जो एक्सपेंस है वो कितना लगेगा, वो एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है उसके लिए। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल ही आपको अलाउ करता है कि आप अपने उसमें से उसको विड्रॉ कर सकते हैं मनी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ताकि आप एक्सपेंडिचर कर सके उस स्कीम के लिए। फिर आता है फिनेंस बिल। फिनेंस क्या होता है? फिनेंस बिल होता है, इट डील्स विद द इनकम और इनकम साइड ऑफ द बजट। मतलब इनकम क्या है, अब देखिए सरकार की इनकम क्या होती है, टैक्स लिवाइस, है ना। तो फिर जो बजट को फिनेंस करने के लिए इनकम भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो चाहिए, तो जो टैक्स और रेवेन्यू फिनेंस करने के लिए होता है वो होता है फिनेंस बिल। ठीक है, समझ गए? ऑलराइट, What are the center's obligations on observing the coastline? अब देखिए सेंटर की obligations क्या है कि कोस्ट लाइन को कैसे conserve करना है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी नोटिफिकेशंस आज तक इशू किए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, ताकि वो रेगुलेट कर सकें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिया के कोस्ट के आसपास हो रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो इसलिए उन्होंने द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 भी लाए थे वो, जिसको इम्प्लीमेंट भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ही करती है, और वो क्लासीफाई करते हैं कोस्टल एरिया इनटू डिफरेंट जोन्स इन ऑर्डर टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ एंड रेगुलेट देम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी क्या क्लासिफिकेशन है एरिया की। सबसे पहले तो 4 जोन्स जो हैं वो है CRZ1। ये कोई भी एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्ट दी एक्टिविटीज जो एटॉमिक पावर प्लांट्स के लिए चाहिए होगी या डिफेंस प्लांट्स के लिए चाहिए होगी। फिर आता है CRZ2, ये उन तरह के एरियाज को इंक्लूड करता है जो डेजिग्नेटेड अर्बन एरियाज है। अब कोई भी एरिया डेजिग्नेटेड अर्बन एरिया कब बनता है, जब उसमें सब्सटैंशियली बिल्डअप बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ सब्सटैंशियल लेवल पे हो चुका है। वहाँ पे CRZ2 में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वो भी सिर्फ सी के लैंडवर्ड साइड पे। ठीक है, सीवर्ड साइड पे नहीं। फिर आता है CRZ3। CRZ3 relatively undisturbed एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जैसे रूरल एरियाज, क्योंकि दे आर relatively undisturbed and that's true। तो यहाँ पे किसी भी तरह की न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती किसी भी बिल्डिंग की। ठीक है, आप सिर्फ जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं, पर न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, और ये सब कुछ है। अब CRZ4 है, जो CRZ4 है, इट इंक्लूड्स द वाटर एरिया कवर्ड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल्स सीवर्ड। अब देखिए लो टाइड लाइन, हाइट, मैंने क्या बोला पहले तो आप ये समझ लीजिए। लो टाइड लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स सीवर्ड, मतलब सी के अंदर
मतलब सी वाले एरिया, सी वाली साइड की तरफ, सी के अंदर तक 12 नॉटिकल माइल्स और लो टाइड लाइन के बीच का जो एरिया उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इन इन जगहों पे सिर्फ फिशिंग और ऐसी एक्टिविटीज अलाउड हैं जो उस टाइडल वाटर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है। देखिए, स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है ना, जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो जो टाइड है, जो पानी का ऊपर नीचे होना है, वो उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है स्प्रिंग टाइड के दौरान, ठीक है। तो यही स्प्रिंग टाइड है बेसिकली, जब तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, स्ट्रेट लाइन में। और स्प्रिंग टाइड्स दे आकर ट्वाइस इन अ मंथ। पहला जब फुल मून का पीरियड टाइम होता है, फिर दूसरा जब न्यू मून का पीरियड होता है। दोनों ही टाइम पे बहुत ही हाइट तक टाइड्स जाती हैं, ठीक है। फिर एक क्या होता है, हाई टाइड लाइन क्या होता है, लो टाइड लाइन क्या होता है। हाई टाइड लाइन मतलब लैंड पे वो वाली लाइन जब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्प्रिंग टाइड जब आएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर लाइन क्या बन जाती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या कवर करेगा, बहुत ऊपर तक गया फिर फॉल करेगा, राइट। तो वो कौन सा एरिया है जहाँ तक, मतलब जो डेंजरस एरिया है, जो इतनी हाइट तक जाएगा पानी, वो वाला एरिया लैंड पे, वो हाई टाइड लाइन होता है। फिर एक होता है लो टाइड लाइन। लो टाइड लाइन सिंपली मीन्स द लाइन ऑन द लैंड अप टू विच द लोएस्ट वाटर लाइन रीचेस ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड। ओके, सो आई थिंक दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो। अब देखिए, क्या ऑडिट ने क्या फाइंड किया। ऑडिट को ना मीडिया से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही थी जिससे ये पता चल रहा था कि बहुत सारे वायलेशंस हो रहे हैं कोस्टल स्ट्रेचेस पे, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। जिससे क्या होगा, अगर आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया कोस्टल स्पेस में, तो कोस्टल स्पेस रिड्यूस हो गया ना, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि बहुत सारे एक्वाकल्चर फार्म्स बन गए हैं वहाँ पे कोस्टल स्पेस में। तो फिर उस ज़रूरत पड़ी सीएजी को एक ऑडिट रिपोर्ट कंडक्ट करने की। तो फिर इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या फाइंड किया सीएजी ने, उन्होंने ये फाइंड किया कि ये जो कुछ कैटेगरीज हैं वायलेशंस की। सबसे पहले तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी तक नोटिफाई ही नहीं किया, जो NCZMA है, मतलब जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसको अभी तक नोटिफाई ही नहीं किया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक परमानेंट बॉडी के रूप में। तो इसको बस हर कुछ सालों बाद रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। परमानेंट बॉडी होगी तो बार बार थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली गलती तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की ये है। फिर बस यही कि ये एडहॉक बॉडी की तरह काम कर रही है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसी हैं कि जो ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज़ हैं, जो इसमें क्या होता है, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो इवेल्युएट करते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पे बनना, उस प्रेजेंट एरिया में उसका कितनी फीजिबिलिटी है, वो बन भी सकता है कि नहीं, और उसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जगहों पे एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज़ बहुत सारे केसेस में प्रेजेंट ही नहीं होती थी जब प्रोजेक्ट के बारे में डेलिब्रेशंस चल रही होती थी, ठीक है। तो फिर और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ही कंडक्ट नहीं किया गया। तो इन तरह की चीज़ें सामने आई हैं। और इनफैक्ट तमिलनाडु सीएजी की फाइंडिंग ये कहती है कि तमिलनाडु की तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो गल्फ ऑफ मन्नार आइलैंड्स को कंजर्व कर सकें। गोवा में देयर इज नो सिस्टम टू मॉनिटर कोरल रीफ्स एंड देयर आर नो मैनेजमेंट प्लान्स टू कंजर्व टर्टल नेस्टिंग साइट्स। फिर गुजरात की बात करें तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टडी करने के लिए जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं सॉइल और वाटर के, वो यूज़ ही नहीं करते। उनको इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट दे डू नॉट यूज़ देम। और जो गहीर मठ सेंचुरी आपको पता होगा, वहाँ पे हर साल टर्टल नेस्टिंग होती है बहुत ही, उसमें जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी सी पेट्रोलिंग नहीं होती। वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल्स को तैनात किया ही नहीं जाता कि वो अच्छे से ये इंश्योर करें कि जब वो अपनी टर्टल नेस्टिंग वगैरह हो रही है तो जो लोकल्स हैं वो डिस्टर्ब ना करें उनको। तो बस यही सब कुछ हमें जानना था। अब देखिए, एक चीज़ है, अभी मैं आज तो जो है वो इशू डिस्कस नहीं कर पाऊंगी जो इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि आज की वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नागा इशू ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर मेरे को कल टाइम लगा तो मैं आपको कल बता दूंगी। देख लेते हैं डिजिटल लेंडिंग पे क्या हुआ है। अगस्त 10 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट किया है एक फ्रेमवर्क को, ताकि रेगुलेट किया जा सके डिजिटल लेंडिंग लैंडस्केप इन द कंट्री। बहुत सारे कंसर्न्स थे जो ऐसा स्टेप लेने पे आरबीआई मजबूर हो गई, क्योंकि
जो थर्ड पार्टीज हैं वो बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी जिसमें डेटा प्रिवेसी को ब्रीच किया जा रहा था, अनफेयर बिजनेस कंडक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस, बहुत ही ज़बरदस्ती से रिकवर करना पैसा, टीवी उठा के ले जाना, ये करना वो करना, ठीक है, आपका घर आके परेशान करना, कॉल करते रहना सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे कॉल करना शुरू हो जाना, ये सब कुछ, ठीक है। और ये सब कुछ तो फिर इसलिए आरबीआई ने कहा इसे मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई ने ये किसकी रिकमेंडेशंस पे ये डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस लेके आए हैं वो, क्योंकि एक वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन है, वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स। ये लास्ट जनवरी में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उन्होंने ये रेकमेंड किया है। देखिए डिजिटल लैंडिंग एक्चुअल में है क्या, अभी अच्छे से सुनिए। डिजिटल लैंडिंग क्या करती है, वो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज को और एल्गोरिथम्स को यूज करती है डिसीजन मेकिंग, कस्टमर एक्विजिशन और डिस्पर्समेंट्स और रिकवरी के लिए। देखिए हम कुछ अगर अब आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक साइड में वो नहीं बना आता कि चैट सेक्शन है ना, फिर वो आप उनको कुछ मैसेज भेजते हैं, वो रिप्लाई आ जाता है, वहाँ कोई बंदा थोड़ा ना बैठा है, वो तो ऑटोमेटेड है ना, रिप्लाई फिक्स्ड है। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डर खरीदा, तो जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो कोई बंदा थोड़ा ना आपसे पेमेंट रिसीव करे, इट इज़ ऑटोमेटेड, राइट। तो वैसे ही जो डिजिटल लेंडिंग का प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड एक एल्गोरिथम है कि आप अपना लोन का वो डालेंगे, आपको किस तरह का लोन चाहिए, फिर वो आपको बता देंगे ये ऑप्शंस हैं, फिर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको वो लोन मिल जाएगा। फिर आपको रीपेमेंट भी ऑटोमेटिकली करनी है, जब आप रीपेमेंट भी हर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे, वो टाइम टू टाइम हर महीने देते रहेंगे। तो ऐसे कोई बंदा नहीं बैठा वहाँ पे, कोई एक इंटरमीडियरी नहीं है ऐसे। तो ये कहाँ पे होता है, देखिए एक होता है बोरोवर, एक होता है लेंडर, ठीक है, और एक होता है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल बोरोवर इस केस में हम हैं कस्टमर, ठीक है। लेंडर इस केस में मोस्टली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज, और जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारी एप्स होती हैं जिनके प्लेटफॉर्म पे ये एनबीएफसीज लोन्स देती हैं अपनी तरफ से, और आप रीपे करते हैं लोन्स को, ठीक है। तो बस यही सब आपके लिए जानना जरूरी था कि कैसे वर्क करता है। और हम देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हुआ ना, ये एक मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म बन गया है ना, क्योंकि इसमें लेंडिंग सर्विस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स भी आ गए, इंक्लूड हो गए एलएसपीज, राइट। तो फिर क्या होता है कि इन ऑर्डर टू सीमेंट देयर प्रेजेंस इन स्पेस विद मल्टीपल पीयर्स, ये एलएसपीज क्या करती हैं, दे ऑफन रिजॉर्ट टू रेकलेस लेंडिंग प्रैक्टिसेस। अरे आप 1 करोड़ का लोन ले लीजिए, वो सामने वाले कस्टमर को ऐसा ले कर देंगे, आपको अपने बच्चे की पढ़ाई करवानी है, आपको 25 लाख रुपए चाहिए, कोई बात नहीं, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। वो कहेंगे नहीं सर, हम तो वेज लेबर पे डिपेंडेंट है, हम कहाँ से अपने बच्चे के लिए 25 लाख रुपए ले आए और हम रीपे ही नहीं कर सकेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे ऐसे उनको लुभा के पता नहीं कौन से वो स्कीम्स ले आते हैं, बम्पर ऑफर, ये ऑफर, तो इन तरह की चीज़ें, ताकि बहुत सारे, क्योंकि एलएसपीज हैं, वो अपनी भी जगह बना सकें इन एलएसपीज के अमिडिस्ट। तो फिर वो ऐसी तरह की रीपेमेंट कैपेसिटी भी नहीं है बोरोवर की, तो उसके बियॉन्ड भी क्रेडिट देना, वो ये सब दीज आर रेकलेस लेंडिंग प्रैक्टिसेस। तो फिर क्या होता है, इन तरह के रिस्क को, अब देखिए रीपेमेंट रीपे कर नहीं सकता सामने वाला बोरोवर, ये तो जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको भी पता है। तो फिर वो इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं, उनके पास वापस पैसा नहीं आएगा, तो फिर वो कैसे इंश्योर करेंगे अपना सर्वाइवल, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों ऐसा इसलिए करते हैं, वो अपना पैसा निकालना बड़े आराम से जानते हैं, बड़े अच्छे से, उनके पास बड़े तरीके हैं। वो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो ही इतना हाई करते हैं कि उनका पैसा आता रहता है टाइम टू टाइम, और फिर वो आगे क्रेडिट दिलवाते रहते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत हाई रखते हैं ये लोग। अब देखिए ऐसा देखा गया है कि जनवरी से लेके फरवरी लास्ट ईयर तक के एंड में देवर अराउंड 1100 लेंडिंग एप्स जो अवेलेबल थी इंडियन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, जिसमें से 600 तो इलीगल थी। वो ना ही रेगुलेट की गई थी आरबीआई द्वारा, ना ही उनका कोई ऐसा, जो उनके एनबीएफसी पार्टनर्स थे उनका जो एसेट साइज था वो 1000 करोड़ से भी कम का था। तो वो पता नहीं क्रेडिट जो देने वाली एजेंसी कहाँ से चला रहे हैं, क्रेडिट की फैसिलिटी चला कहाँ से रहे हैं, जब एसेट साइज ही 1000 करोड़ से कम का है। तो ऐसे केसेस देखे गए थे, जिसमें से 600 तो ऐसे केसेस थे। और ये जो स्पेस है, दिस इज लार्जली डोमिनेटेड बाय एनबीएफसीज, बैंक्स आर वेरी मीगरली इन्वॉल्व।
और ये जो कस्टमर्स हैं ये पर्टिकुलरली होते हैं स्मॉल बोरोअर्स, जिनके पास कोई एक डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती कि उन्होंने पहले लोन लिया है या लोन पे किया है वापस, ऐसी है ना, मांगते हैं ना गुडविल के लिए जब आप लोन लेने जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटे से बोरोअर्स होते हैं। और इनको जस्ट बिकॉज इनके पास ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते दिखाने के लिए, आप बैंक जाओगे तो वो तो बड़े तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपको लोन देने के लिए, बहुत ही तरीके के आप अपने पहले जो एम्प्लॉयर थे उनकी वो लेके आओ, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें मांगते हैं। तो वो सब नहीं होता छोटे छोटे लोगों के पास, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके पास नहीं होता। तो इसीलिए वो ट्रेडिशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बजाय इन इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं, ये जो फ्रॉड लेंडिंग एप्स हैं। तो फिर क्या होता है, हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स ही मोस्टली लोग लेते हैं जिनका 30 दिन से भी कम टेन्योर है, मोस्टली ऐसे लोन्स ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, अभी न्यू रेगुलेशंस क्या कहती हैं? न्यू रेगुलेशंस का प्रेमाइस ट्रांसपेरेंसी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी कि जो लेंडिंग है ना, वो सिर्फ लेंडिंग और बोरोवर सिर्फ और सिर्फ लेंडर के अकाउंट और बोरोवर के अकाउंट के बीच में होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स ही खत्म हो गए, वो प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, लेकिन अगर एलएसपीज का खुद के अकाउंट से हो के कोई पैसा जा रहा है फिर वो उस पर भी कोई चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ जो एनबीएफसी का लेंडिंग अकाउंट है और जो आपका बोरोवर अकाउंट है, सिर्फ उन्हीं के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकती है। वो लोन भी आपको डायरेक्टली देंगे, आप रीपे भी उनको डायरेक्टली करोगे। ठीक है, तो आरबीआई ने बस यही मैंडेट किया है। और ओके, और अब ये भी है कि जो लेंडर है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बोरोवर को कि ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, ये इन तरह की छोटी छोटी सी फीस और चार्जेस हैं, और ये एनुअल परसेंटेज रेट है जो हम चार्ज करते हैं। एनुअल परसेंटेज रेट क्या होता है? जो इट इज चार्ज फॉर बोरोइंग अ लोन एंड इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द प्रोसेसिंग फीस, पेनल्टीज, जो भी अगर आप बाय चांस 1 साल की डेडलाइन है उसके बाद आपने पे किया, आपको पता है ना पेनल्टी, तो जीएसटी अगर आप आईटीआर नहीं भर पाए तब भी भरनी पड़ती है टाइम पे। अभी चल रहा है डेडलाइन, इन्होंने एक्सटेंड नहीं की सरकार ने इस बारी, तो पेनल्टी देनी पड़ेगी 1000 रुपए की। तो यही सब पेनल्टीज वगैरह आप पहले ही बता देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट वुड हेल्प बोरोवर्स टू मेक बेटर कंपैरिजंस बिटवीन दी इंडस्ट्री पियर्स के, ये वाली कंपनी ज़्यादा बेटर उनको वो लग रही है, ये वाली कम लग रही है, तो फिर उनके पास चॉइस भी अच्छी हो जाएगी कंपैरिजन करने के लिए। ऑलराइट, अब बस यही सब कुछ। और ओके, और जो डेटा है, जो डेटा भी ये जो एप्स है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर एप्स होती हैं, ये सिर्फ नीड बेस्ड डेटा ही कलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ मतलब जितना ज़रूरी है उनको काम अपना करने के लिए। फालतू का कोई भी बायोलॉजिकल डेटा लगे हुए हैं, आप फिर उस डेटा को शेयर भी कर देते हो कंसेंट लिए बिना। तो जब तक एक्सप्लिसिट और प्रायर कंसेंट नहीं होगा बोरोवर का, आप तो पहली बात फालतू का डेटा ही नहीं कलेक्ट कर सकते, उसके बाद आप कंसेंट के बिना किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक मल्टी साइडेड हुआ है, तो कभी भी जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो छोड़ के अपना किसी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, तो उसके साथ शेयर करना पड़ सकता है कभी कभी डेटा। तो अगर बाई चांस कोई बोरोवर है वो नहीं चाहता कि उनका डेटा शेयर किया गया, तो वो रिवोक कर सकता है अपना कंसेंट। ठीक है, तो बस यही सब कुछ उन्होंने कहा है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑलराइट, एंड शेयर इट विद अदर्स।